हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बायोलॉजी 2010 का पीवाईक्यू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। मेरे भाई, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा कहाँ पे? टेलीग्राम पे। अगर अब तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विच इज नोट ऑफ फॉसिल से बताएंगे इसमें से कौन सा फॉसिल से नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं फॉसिल से आखिर होता है क्या भाई। ठीक है, देखो फॉसिल्स को अगर मैं आपको वन वर्ड में बताऊं या सिंपल वर्ड में बताऊं तो इसको ऐसा बोल देना आप, ये पास्ट का कुछ ऐसा चीज, पास्ट का कुछ ऐसा चीज जिससे कि हम क्या करते हैं भाई, अपना लाइफ ऑफ मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ को पढ़ते हैं कि भाई उस जमाने में पास्ट के बारे में पढ़ने के लिए जिस चीज को हम यूज करते हैं कि उस जमाने में लोग कैसे रहा करते थे, उस समय का ओरिजिन क्या था, उस समय कैसी जिंदगी थी, है ना। तो मतलब कि सिंपल सी बात है, पास्ट को जानने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। ठीक है, इस फॉसिल्स को क्या होता है, प्रिजर्व करके रख दिया जाता है। ठीक है, तो वही सिंपल सा फॉसिल से होता है। भाई आपसे पूछा गया बताओ इसमें से कौन सा फॉसिल से नहीं है। उससे पहले चलो एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ह्यूमन इवोल्यूशन। इसमें आपने पढ़ा होगा मेरे भाई, जो सबसे मतलब जो सबसे पुराने जो हमारे ह्यूमन थे उसको हम ऑस्ट्रोपैथिकस कहते हैं। उसका होमो हेबिलिस हो गया, होमो इरेक्टस, होमो नेंडरथालिस एंड होमो सेपियंस है। ये आपका जो पांच है, ये पांच आपका ह्यूमन एवोल्यूशन है। आपसे देखो ये इसमें दो तीन टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको पूछता है मुझे अर्ली से मॉडर्न की तरफ का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। तो सबसे अर्ली जो है, सबसे पुराना जो ह्यूमन था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, ये अर्ली हो गया। और जो है ये मॉडर्न हो गया। तो अगर आपसे कभी पूछे कि मुझे अर्ली से मॉडर्न की तरफ अरेंज करके बताओ तो आप इस तरीके से अरेंज करेंगे। मॉडर्न से अर्ली की तरफ करेंगे तो आप इधर आ जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब इसमें देखो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, जो फिलहाल अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इसमें जो ये होमो सेपियंस है मेरे भाई, ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं मॉडर्न मैन। ये क्या कहलाता है आपका? ये आपका कहलाता है मॉडर्न मैन। तो मुझे बताओ कि मॉडर्न, हम तो फोसिल्स के मतलब पास्ट है, बाकी ये जो चार बज गए आपके, चारों के चारों आते हैं आपके पास्ट में, है ना। ये अर्ली मैन होते हैं। ये सब के सब क्या है मेरे भाई? ये सब के सब है अर्ली मैन। तो अर्ली मैन हो गए ये। तो मुझे बताएंगे तो इसमें से फॉसिल्स फ्यूल कौन सा नहीं होगा। तो मेरे भाई बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ना, जो मॉडर्न मैन है वो फॉसिल्स फ्यूल के कैटेगरी में नहीं आता, उसको प्रिजर्व करके नहीं रखना, उससे हमें कोई पास्ट वगैरह के बारे में जानने को नहीं मिलता है। सो आपका करेक्ट आंसर बताओ इसमें क्या हो जाएगा? होमो, यहाँ देखो होमो सेपियंस। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे आप? ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, बाकी आपको इस ऑर्डर में कैसे याद करना वो भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया इसमें, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ सीआर डार्विन, है ना, वाज इंडिपेंडेंटली गिवन बाय द अनदर साइंटिस्ट। मुझे बताओ जो नेचुरल सिलेक्शन था मेरे भाई, सबसे पहले डार्विन साहब ने से दिया था ना, डार्विन साहब ने दिया था। इसके साथ साथ एक साइंटिस्ट ने और दिया था। आपको उस साइंटिस्ट का यहाँ पे नाम पूछा गया है, क्या वो अल्फ्रेड नोबेल थे? ना भाई, वो जो साइंटिस्ट थे वो अल्फ्रेड वैलेंस थे, है ना। वैलेंस था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ इसमें, जो आपके एग्जाम में इस बार क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। मेरे भाई देखो, सबसे पहले आपको एक साइंटिस्ट आएगा चार्ल्स डार्विन। इन्होंने, आप कभी आपसे पूछ लिया जाए नेचुरल सिलेक्शन कौन दिया था, आप सबसे पहला ऑप्शन आपका रहेगा चार्ल्स डार्विन रहेगा। लेकिन आपसे फिलहाल अभी जो पूछा गया था वो अल्फ्रेड रसेल वेलेंस के बारे में पूछा गया था, जिन्होंने इसके साथ मिलके क्या दिया था मेरे भाई? नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी दिया था। ठीक है, अगर आपसे पूछे बताओ इसमें से कौन दो साइंटिस्ट है जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया, दो साइंटिस्ट नाम याद कर लेना, एक चार्ल्स डार्विन, एक होता है आपका अल्फ्रेड रसेल वेलेंस। ठीक। एक जो और आपसे पूछा जाता है अक्वायर कैरेक्टर के बारे में, अक्वायर कैरेक्टर थ्योरी किसने दिया था? आप क्या बोलोगे? लैंडमार्क ने दिया था। फिर आपसे पूछा जाता फादर ऑफ जेनेटिक्स बताओ कौन है? लॉ ऑफ हेरिडिटी किसने दिया था? आप क्या बोलेंगे? जॉर्ज मेंडल ने दिया था। म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था? आप क्या बोलोगे? ह्यूगो ड्यूबेरिज ने दिया था। एक क्वेश्चन और आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये देख लेना आप, आंसर है करने के आज बायोजेनेटिक लॉ दिया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसमें आपका कंसेप्ट भी चेक किया है और साथ के साथ इसमें आपका होता है ना सिंड्रोम के बारे में पूछा गया कि बताओ आपको सिंड्रोम पता है कि नहीं, और इससे रिलेटेड आपको कंसेप्ट पता है कि नहीं। मुझे बताएंगे टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। इसमें पूछा बताओ, नोट ट्रू, ध्यान रखना नोट वर्ड भाई, मैंने देख लो बार बार क्वेश्चन आ रहा नोट वाला। तो बताएंगे कि टिंडोर सिंड्रोम क्या होता है। सबसे पहले देखो, क्या ये जो लाइन गिवन है एक्स ओ इज ए टर्नर सिंड्रोम, क्या ये टर्नर सिंड्रोम होता है? बिल्कुल भाई, ये चीज सही गिवन है, क्योंकि आपको पता है टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है। क्या होता है इसमें? एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, जिसकी वजह से इस पे एक्स ओ नजर आ रहा था। ये जो होता है, आपसे पूछा जाता है बताओ टर्नर सिंड्रोम मेल में होता है या फीमेल था? हमेशा याद रख लेगा, ये जो टर्नर सिंड्रोम होता है ये होता है फीमेल के केस में होता है। ठीक है, उसी टाइप से जो क्लिंटफेल्ड सिंड्रोम होता है मेरे भाई, इसके अंदर जो होता है ये एक्स एक क्रोमोसोम इसके अंदर ज्यादा हो जाता है, तो ये होता है मेल के केस में होता है। ये बात भी इसका सही है और ये बात भी सही है।
दोनों आपसे नो ट्रू पूछा है। बाकी इस पर देखा है, देखिए एक्स वाई वाई क्रोमोसोम ये पूछा है, तो क्या कह रहा है कि अगर कोई देखो जो मतलब कि फीमेल जो होती है, फीमेल है ना ये भाई, फीमेल के केस में जो क्रोमोसोम कितने होते हैं, आपको कौन सेक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है, सिर्फ इसके अंदर होती है एक्स एक्स क्रोमोसोम, ठीक। और जो मेल होते हैं, मेल जो होते हैं मेरे दोस्त, उसके अंदर होता है, आप क्या बोलोगे सर, उसके अंदर जो होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। तो मुझे एक चीज बताएंगे, अगर इसके अंदर एक्स तो है ही है, इसके अंदर एक एक्स और आ जाएगा, एक्स एक्स और एक्स क्रोमोसोम, इसके अंदर भी एक एक्स लगा, इसके अंदर क्या कर दो, एक्स और वाई वाई कर दो, है ना, वाई वाई कर दो, क्योंकि भाई जो मेल कैरेक्टर को डिसाइड करने वाला होता है वो होता है आपका वाई। तो इसमें एक तो मेल कैरेक्टर डिसाइड हो रहा है वाई से, लेकिन इसमें एक वाई और लगा दोगे, ये आपका कहलाएगा सुपरमैन। ये क्या कहलाएगा फिर, इसको आप कहते हैं सुपरमैन कहते हैं, याद रखना इसको, इसको कहते हैं सुपरमैन कहा जाता है। और जो एक्स 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 होता है इसको कहा जाता है सुपर फीमेल। इसको क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, इसको कहता है सुपर फीमेल कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मल जो होता है वो एक्स एक्स क्रोमोसोम फीमेल हो गई, और एक्स क्रोमोसोम उसके अंदर एक्स्ट्रा आ गया तो वो हो जाएगा सुपर फीमेल फीमेल। तो ध्यान रखना, एक्स 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 ये सुपर फीमेल, ये बात भी सही है, लेकिन ये जो एक्स वाई वाई दे दिया इसमें उन्होंने सुपर फीमेल दे दिया। फीमेल वर्ड अगर ना होता, अगर यहाँ पे मेल होता तो फिर सही होता, लेकिन उसने फीमेल कर दिया। सो आपका करेक्ट आंसर इसका चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग नॉट एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ लाइफ। बताएंगे इसमें से ओरिजिन ऑफ लाइफ का थ्योरी किसने नहीं दिया था, जिसने किसने इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं था। तो आपने पढ़ा होगा केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर दो साइंटिस्ट का नाम यूज हुआ है, एक होता है ओपेरिन साहब, एक होता है हेल्डन साहब। इन्होंने कैसा इवोल्यूशन दिया था, केमिकल इवोल्यूशन। आपसे ये भी पूछा जाता है ना, केमिकल इवोल्यूशन। और याद रखना केमिकल और इवोल्यूशन जो ओरिजिन ऑफ लाइफ का थ्योरी दिया गया था, ये सबसे बेस्ट थ्योरी। अगर आपसे कभी आपसे बेस्ट थ्योरी पूछे, आपका आंसर भी यही हो जाएगा। बाकी जो स्टैंडर्ड मिलर थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इसी थ्योरी पे। जब ओपेरिन साहब और हेल्डन साहब ने एक्सपेरिमेंट दिया है ना, उन्होंने जब ये थ्योरी दिया तो उस पे एक्सपेरिमेंट करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो स्टेलन मिलर थे, है ना। इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट। तो याद रखना है चीज। तो मतलब कि इसमें देखो ये साइंटिस्ट भी ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड है, ये भी रिलेटेड है, ये भी रिलेटेड है, लेकिन मेरे भाई लॉर्ड साहब जो इनका इसमें कोई लेना देना नहीं था। सो आपका करेक्ट आंसर, आपसे पूछा इसमें से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है, मतलब किसको इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है भाई ओरिजिन वगैरह से, ठीक। तो आई होप तुम समझ देखो यहाँ पे डायग्राम लगा हुआ है। जो केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी था किसने दिया था, ओपेरिन साहब ने, हेल्डन साहब ने दिया था। बाकी जो मिलर साहब थे, मिलर साहब, उन्होंने इसी चीज को प्रूफ किया था। आप अगर पूछ लिया जाएगा बताओ केमिकल थ्योरी को प्रूफ करने वाले कौन थे, आप क्या बोलेंगे, मिलर साहब थे। और इसमें याद रखना, इसमें इन्होंने कुछ गैस यूज किए थे, इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो इसमें चलो यहाँ पे लिखा ही हुआ, जो इन्होंने दो गैस यूज किया था। सबसे पहले आपका मीथेन हो गया है ना, NH3 हो गया, H2, ये तीन गैस इन्होंने यूज किया था। और याद रखना इसमें जो प्रोडक्ट बना था, आपसे पूछ लिया था बताओ कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ था, वो हुआ था आपका एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मेरे दोस्त पूछा गया है, ऑक्सीटोसिन इज रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी। बताएंगे बिल्कुल भाई, ऑक्सीटोसिन जो है वो कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी से रिलीज होता है। एक हार्मोन का और नाम बताओ इसका, देखो पिट्यूटरी से डायरेक्ट जो होता है दो हार्मोन रिलीज होता है, याद रखना दो हार्मोन होता है। अभी एंटेरियर पोस्टीरियर आपको जानने की जरूरत नहीं है, तो फिलहाल मैं आपको बता दूं। देखो ये होता है एक ऑक्सीटोसिन होती है, ऑक्सीटोसिन। एक हार्मोन और याद रख लेना आप, ADH है ना, ADH भी यहीं से, जिसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, इसको इसका दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन। तो ये भी याद रख लीजिएगा आपके, ये दोनों हार्मोन कहां से रिलीज होता है मेरे दोस्त, ये दोनों हार्मोन होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। और बाकी इसमें ऑक्सीटोसिन का जो मेन फंक्शन होता है वो बताएंगे इसका। अगर कभी आपसे फंक्शन पूछे बताओ ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या, आप क्या बोलोगे, सर ये हेल्प करता है मिल्क इजेक्शन में, हेल्प करता है ना, मिल्क इजेक्शन में, सिक्रेशन में नहीं, सिक्रेशन में से लैक्टिन हेल्प करता है ना। तो इसमें देखो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। और इनका एक काम होता है चाइल्ड बर्थ में ना, चाइल्ड बर्थ में भी हेल्प करने वाला हार्मोन कौन सा भैया, वो भी आपका है ऑक्सीटोसिन। बाकी जो वैसोप्रेसिन है इसका ये हेल्प करता है वाटर को ऑब्जॉर्ब करने में, है ना, वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। और कहां से सर, ये करता है DCT से, कहां से, DCT से। चलिए अब आप इसमें देखो वो चीज नहीं पूछा, लेकिन आपसे फंक्शन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया। इसमें आपसे पूछा है बताओ ये जो ऑक्सीटोसिन ये किस नेचर का होता है। याद रखना मेरे भाई, जो ऑक्सीटोसिन होता है वो पेप्टाइड नेचर का होता है। और इसमें इसके अंदर जो होते हैं ये पेप्टाइड जो होते हैं वो एमिनो एसिड से बने हुए होते हैं, और ये 8 एमिनो एसिड से बना होता है। सो इसका नेचर हो जाएगा ऑक्टापेप्टाइड। और देखो पेप्टाइड नेचर का जितने भी हार्मोन होते हैं, मैं आपको एक बार बताऊं, जितने भी आप सेक्स हार्मोन देखते हो वो सारे के सारे किस नेचर का होता है भैया, वो सारे के सारे होते हैं आपके पेप्टाइड नेचर। इसलिए कभी भी आपसे अगर पेप्टाइड नेचर का पूछ लिया, जैसे कि
टेस्टोस्टेरोन दे दे, प्रोजेस्टेरोन दे दे, एस्ट्रोजन दे दे, उसके बाद ऑक्सीटोसिन दे दे, वासोप्रेसिन दे दे, ये सारे के सारे जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। और ये टोटल जो होते हैं मेरे भाई, ये टोटल पेप्टाइड नेचर के होते हैं, इसलिए जितने भी सेक्स क्रोमोसोम वो सारे के सारे कैसे होते हैं, पेप्टाइड नेचर के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट ह्यूमन, बताएंगे इसमें से कौन सा रॉन्ग है। सही बात नहीं पूछा, गलत बात पूछा है। क्या फर्टिलाइज ह्यूमन के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है? बिल्कुल भाई, ह्यूमन के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है 100% श्योरिटी के साथ। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, बिल्कुल भाई, जो फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो कहाँ पे होता है? देखो ये होता है फेलोपियन ट्यूब में, इसी का दूसरा नाम होता है ओविडक्ट, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? ओविडक्ट होता है। बाकी बच्चों को इन आपको वो दोनों तो पता होता है, लेकिन इनमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे बताना चाहूंगा, है ना। एक कंसेप्ट जान लो। देखो, एक होता है मेल बॉडी, दूसरा होता है फीमेल बॉडी। दूसरा क्या होता है मेरे दोस्त? फीमेल बॉडी। आपको पता है मेल के अंदर होता है टेस्टिस, मेल के अंदर क्या होता है बोलोगे सर? इसके अंदर होता है टेस्टिस। उसी टाइप से मेरे दोस्त फीमेल के अंदर एक बॉडी होता है, एक ऑर्गन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ओवेरी। इसके अंदर एक ऑर्गन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? ओवेरी। एक चीज ध्यान रखना, टेस्टिस से हमेशा जो रिलीज होता है मेल गैमेट रिलीज होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे बताओ? मेल गैमेट को आप क्या बोलोगे? अरे सर, मेल गैमेट को हम तो क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो भाई। टेस्टिस। और उसी ओवरी, ओवरी को क्या बोलेंगे? ओवरी का जो होता है मेरे भैया, ये होता है आपका एग। चलो वो आपके लिए मैं भी छोड़ रखा हूँ, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। इसी को हम ओवम भी कहते हैं। अरे बिल्कुल आप सही हो यार, इसको हम क्या कहते हैं? स्पर्म भी कहते हैं, ध्यान रखना। तो जब ये ओवरी, देखो यहाँ से एक चीज बता दूं, जब ओवरी से एग रिलीज हो रहा होता है, जब यहाँ से रिलीज हो रहा होता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है ओव्यूलेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ओव्यूलेशन, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ओव्यूलेशन कहा जाता है। तो आई होप कि आपको ओव्यूलेशन समझ में आया होगा। फिर देखो, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों जब आपस में फ्यूज होते हैं तो क्या बन जाता है मेरे दोस्त? इसी को, इस प्रोसेस को फिर क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। फ्यूज होने के बाद बताओ कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? जायगोट बनता है, ठीक है। तो ये देखो, अब मैं इस क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ओव्यूलेशन इज फॉलो बाय फर्टिलाइजेशन। जो ओव्यूलेशन है वो फर्टिलाइजेशन को फॉलो करता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा है क्या? देखो यार, ओव्यूलेशन पहले हो रहा है तब तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो मतलब ये बात तो गलत है यार, है ना, ये बात गलत है। बाकी देखो, ओव्यूलेशन अकर प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। अच्छा अच्छा, हाँ, प्रायर टू ओव्यूलेशन अकर प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। क्या मतलब? ओव्यूलेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है। देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उससे पहले ओव्यूलेशन हो रहा है। बिल्कुल सर, ये बात सही है, लेकिन गलत बात उसने क्या कहा दिया कि भाई ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन का बाद होता है, ये बात गलत है। सो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा कंसेप्ट बताया। बाकी आप मुझे बताएंगे कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ पे होता है बॉडी के किस ऑर्गन में? ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ फेलोपियन ट्यूब, चलो ठीक है। उसका जाइगोट के बाद बन जाता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद बनता है फ्यूटस। बाकी इस पे बात भी करेंगे आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ हार्मोन, बताएंगे इसमें से कौन सा ग्रोथ हार्मोन है? किसका? देखो यहाँ पे प्लांट का पूछ लिया है। किसका ग्रोथ हार्मोन मेरे दोस्त? प्लांट का ग्रोथ हार्मोन। तो देखो मेरे भाई, प्लांट है, देखो सोमेटोस्टेटिन जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल के अंदर होता है। उससे गेस्टिन, लेप्टिन, ये सारे के सारे एनिमल हार्मोन, ये सबके सब किस में पाए जाते हैं? एनिमल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो ऑक्सिन होता है मेरे दोस्त, ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, और साथ के साथ एक ग्रोथ हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एसेंट ऑफ शेप इन प्लांट विच टेक्स थ्रू, जो एसेंट ऑफ शेप होता है प्लांट में, बताओ ये किसके थ्रू टेक्स किया जाता है? सिंपल सा देखो, एसेंट ऑफ शेप अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया है तो आप इसको क्या समझोगे? उससे पहले देखो, थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ। इधर पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं। देखो, टिश्यू के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, बिकॉज टिश्यू से क्वेश्चन आते हैं। प्लांट टिश्यू जो होता है वो दो टाइप का होता है, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर तीन टाइप का होता है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है मेरे भाई, वो आपका टिप रीजन में प्रेजेंट होता है। जो इंटरकैलरी होता है वो आपका होता है इस वाले पोर्शन में, इंटरनोड में प्रेजेंट होता है ना। और बाकी जो लेटर होता है वो आपका प्रेजेंट होता है रूट वगैरह एरिया में, आप बोल सकते हो। और ये जो हेल्प रूट मतलब कि ग्रोथ को मतलब इंक्रीज करने में हेल्प करता है। उसी टाइप से देखो, परमानेंट टिश्यू जो होता है फिर दो टाइप का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इस पे भाई मेरे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, प्लीज परमानेंट टिश्यू को अच्छे से पढ़िएगा। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, इसके बारे में बात करेंगे जब क्वेश्चन इस पे आएगा। तो फिलहाल अभी जानते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। इसमें देखो, जाइलम एंड फ्लोएम दो टाइप के होते हैं। अभी कभी एक राइट क्वेश्चन ये पूछता है, बताओ इसमें से कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन सा? आप क्या बोलोगे सर? कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है वो जाइलम एंड फ्लोएम होता है। फाइनली फिर जाइलम और फ्लोएम को हम चार भाग में डिवाइड करते हैं। देखो, जाइलम में होता है, एक ट्रेकिट से होता है, एक वेसल से होता है, एक जाइलम पैरेन्काइमा, एक जाइलम फाइबर, ये चार होते हैं। उसी टाइप से फ्लोएम होता है क्या? सिप ट्यूब, कंपोनेंट सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ये सब देखो मेरे भाई, इसमें से
जो जाइलम का मेन काम होता है उसको क्या कैरी करना, जल। इसको जल मतलब बोले तो वाटर, इसका मेन काम होता है वाटर को कैरी करना। वैसे फ्लोएम देखो, एफ फॉर फूड, फूड मतलब भोजन, जो खाना पीना को जो कैरी करता है वो फ्लोएम वाला पार्ट करता है। इसमें देखो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एशियन टॉप से बताएंगे किसको कौन सा इसमें से पोर्शन कैरी करता है। देखो एशियन से मतलब कि इसको सिंपल वर्ड में मैं अगर बताऊं तो वाटर ही समझना, आपके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, वाटर समझना। बताओ इसमें से वाटर कौन सा, देखो अगर जाइलम करता है बिल्कुल उसका उसका पार्ट भी उसी चीज को कैरी करेगा, एक नॉर्मल बात है ये। बिल्कुल भाई, ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम, पेरेंट का मतलब जाइलम फाइबर, ये सारे के सारे क्या कैरी करेंगे, वाटर कैरी करेंगे। देखो इसका कोई सा पोर्शन गिवन है इसमें, शिप ट्यूब गिवन है। क्या शिप ट्यूब जो होता है मेरे भाई, वो इसका पोर्शन है शिप ट्यूब। देखो यार फ्लोएम है तो मतलब इस पार्ट को कट कर दो, है ना, इस पार्ट को कट कर दो, फ्लोएम को तो कट कर ही दो भाई। इन दोनों का काम क्या होगा, इन दोनों का काम होगा फूड को कैरी करना। लेकिन ट्रेकिड्स है जो वेसल्स है, इसका काम क्या होगा मेरे भाई, वाटर को कैरी करना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बाकी तो आंसर तो आप लगा के चले आते, लेकिन क्वेश्चन समझने में जरूरी था। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिनियल ग्लैंड जो होता है बताएंगे वो कहाँ पे लोकेटेड होता है। देखो लोकेशन पे आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। ये जो प्रेजेंट है वो क्या हाइपोथैलेमस में होता है, थायराइड ग्लैंड में होता है, एड्रिनल। देखो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा आपका, ये इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन आइए समझते हैं, है ना, लोकेटेड नियर किसके नियर लोकेटेड होता है। देखो यहाँ पे इस स्लाइड को समझो अच्छे से आप। देखो पिनियल ग्लैंड मेरे भाई कहाँ पे, देखो ब्रेन में है। सबसे पहला अगर क्वेश्चन हमसे पूछे कि मुझे बताओ पिनियल ग्लैंड कहाँ होता है, ये होता है बेस ऑफ ब्रेन में। ये सारा आप स्क्रीनशॉट ले लेना। हाइपोथैलेमस के बारे में पूछा था, बताओ ये कहाँ प्रेजेंट होता है। देखो 3 ग्लैंड है जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होता है, याद रख लेना, यहाँ से डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। ये 3 ग्लैंड है, एक हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पिनियल ग्लैंड है। ये तीनों के तीनों कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो दिमाग के अंदर है मेरे दोस्त, बिल्कुल सर आप सही बता रहे हैं। तो ये हो तीनों के तीनों ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। उसी टाइप से थॉराइड ग्लैंड एंड पैराथॉराइड, थॉराइड ग्लैंड और इसमें देख लेना पैराथॉराइड जो ग्लैंड होता है, ये दोनों ग्लैंड देखो यहाँ पे थॉराइड ग्लैंड एंड पैराथॉराइड, ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट है मेरे दोस्त, ये नेक में प्रेजेंट होता है, गर्दन में। कभी आपसे पूछ लिया जाए बताओ गर्दन में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है, 2 ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एक होता है थॉराइड ग्लैंड, एक होता है पैराथॉराइड ग्लैंड। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया। लंग्स के पास कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है, आप क्या बोलोगे सर, लंग्स के पास जो प्रेजेंट होता है वो थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। बाकी जो हमारा जो किडनी होता है, किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है मेरे दोस्त, किडनी के अंदर हमारा जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है वो होता है एड्रिनल ग्लैंड होता है। 2 किडनी होते हैं, दोनों पे प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना है। आई होप कि आपको इतना सा समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे पेन आपसे पूछा था स्टमक के पास कौन सा प्रेजेंट होता है, पेनक्रियास प्रेजेंट होता है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आपसे एग्जाम में एक स्टेप ज्यादा पूछता है। बताओ इसमें से कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो कि पेयर में प्रेजेंट होता है, कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो कि पेयर में प्रेजेंट होता है। याद रख लीजिएगा, जो एड्रिनल ग्लैंड है ये आपका पेयर में होता है। जो आपका ओवरीज और टेस्टिस होता है मेरे दोस्त, ये भी पेयर में होता है। जो पैराथायराइड है, ये थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड है, ये भी आपका पेयर में प्रेजेंट होता है। बाकी जो पेयर में प्रेजेंट नहीं होता है, याद रखना, पेनक्रियाज होता है पेयर में प्रेजेंट नहीं होता है, पिनियल ग्लैंड भी पेयर में प्रेजेंट नहीं होता है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ये 4 ग्लैंड जो है जो कि पेयर में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता, बताओ कौन सा पेयर में प्रेजेंट है और कौन सा पेयर में प्रेजेंट नहीं है। मुझे बताओ थायराइड ग्लैंड आप बोलो तो थायराइड ग्लैंड ने पूछा था क्या कहाँ प्रेजेंट है ये सर, ये तो थ्रोट में प्रेजेंट है ना, या नेक बोल सकते हो। उसी टाइप से मेरे भाई आपसे अगर पूछे कि एड्रिनल ग्लैंड बताओ कहाँ पे प्रेजेंट, आप क्या बोलोगे सर, ये तो किडनी में प्रेजेंट है। पेनक्रियाज बताओ तो कहाँ, ये स्टोमक के आसपास प्रेजेंट है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई ये। तो विच आर 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, बताएंगे इसमें से कौन सा ऐसा है जिसके अंदर 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स यूज किया गया है ना, बताएंगे कौन सा है इसके अंदर। तो देखो इसके लिए एक डायग्राम मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एक होता है एटीपी, एक होता है एडीपी, एक होता है एएमपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, मतलब एटीपी के अंदर में भाई 3 फॉस्फेट होगा, एडीपी के अंदर डाइफॉस्फेट 2 फॉस्फेट होगा, और जो एएमपी होता है इसके अंदर होता है कितने फॉस्फेट, 1 फॉस्फेट होता है। अगर आप यहाँ पे आप क्वेश्चन को गौर से देखेंगे, इसमें आपसे क्या पूछा गया बताएं, इसमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके व्हेन 2 इन, बताओ इसमें से व्हेन आर 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज, बताएंगे इसमें से अगर हम 2 फॉस्फेट यूज करेंगे तो वो किससे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यही क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है। देखो यहाँ पे एएमपी है मेरे भाई, एएमपी में अगर आप 2 फॉस्फेट यूज करें, एएमपी देखो ये तो इसके अंदर एक है, इसके अंदर एक ही फॉस्फेट है, लेकिन इसके अंदर अगर आप 2 ऐड ऑन कर देंगे, अगर एक ऐड करोगे तो एडीपी बन जाएगा, उसमें एक और ऐड कर दो तो एटीपी बन जाएगा, मतलब कि एएमपी से कहाँ जा रहा है वो एटीपी में जा रहा है। सो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, एएमपी टू एडीपी तो नहीं, गलत है। देखो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, एएमपी से एडीपी कब जाता है, जब इसके अंदर 1 फॉस्फेट यूज करते हैं, लेकिन एएमपी से एटीपी कब जाएगा, जब इसके अंदर हम 2 फॉस्फेट यूज करेंगे, क्योंकि जो एएमपी होता है उसके अंदर 1 फॉस्फेट ग्रुप होता है,
और जो एडीपी होता है मतलब डाई मतलब 2 होता है, एटीपी ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप होता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सेम कंसेप्ट में सेम क्वेश्चन आए थे 2। इसमें कुछ इस क्वेश्चन पूछा गया है, विच कन्वर्जन इन विच कन्वर्जन वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज, बताएंगे इसमें से कौन सा ऐसा कन्वर्जन है जिसमें एक फॉस्फेट को निकाल लिया गया है। निकाल लिया गया, देखो इसमें से कौन सा ऐसा कन्वर्जन है जिसमें से एक फॉस्फेट को निकाल लिया गया है। अगर मेरे भाई देखो यहाँ पे एटीपी है, एटीपी से अगर एक फॉस्फेट निकालोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एडीपी से एक फॉस्फेट और आप निकाल लोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा एएमपी में। तो देखो या तो अगर ये कन्वर्जन गिवन हो तो ये आंसर हो सकता है कि एटीपी से एडीपी या एडीपी से एएमपी, दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इससे एक निकालो तो ये जा रहा है, इससे एक निकालो तो ये जा रहा है। इसमें देखना है आपको कि कौन सा ये दोनों में से कौन सा कन्वर्जन वहां पे गिवन है। तो इसका अगर देखेंगे आप क्या कह रहा है कि एटीपी टू एएमपी, देखो यहाँ पे क्या है, देखो अच्छे समझो, एटीपी से एएमपी ये डायरेक्ट मेरे दोस्त यहाँ से यहाँ भेज रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ भेज रहा है भैया, यहाँ से यहाँ कन्वर्जन होने में 2 का लॉस होना चाहिए तब जाएगा। तो सो इसका ये तो आपका गलत है ना, पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड अगर देखोगे कह रहा है एडीपी टू एएमपी, ये कह रहा है एडीपी टू एएमपी, भाई मेरे एडीपी से एएमपी, क्या कह रहा है, एडीपी है ना, एडीपी से एएमपी, बिल्कुल भाई ये सही है, एडीपी से एएमपी। सो आपका करेक्ट आंसर इसका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है एडीपी से एएमपी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर फोर्थ आप देखोगे क्या पूछा है इसमें से, रिलीज रिलीज पूछा ना, बिल्कुल से एएमपी टू एडीपी, देखो एएमपी टू एडीपी, भैया ये तो ऐड करने पे आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन आपका थर्ड गलत हो गया, ये ऑप्शन थर्ड गलत हो गया है ना, ये थर्ड भी गलत हो गया। फोर्थ देखोगे एटीपी से एडीपी से एटीपी, एडीपी एडीपी से एटीपी, अच्छा इसमें क्या कह रहा है, रिजली ऐड नहीं बोला है, अच्छा रिलीज बोला है, सॉरी 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 दोस्त, रिलीज बोल रहा है मतलब कि मैनेज करना है, तो मैनेज करने वाले में अगर आपसे पूछा है ना, फिर आपका आंसर इसका चला जाएगा डी जाएगा ना, सॉरी 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 दोस्त, इसका मैनेज का जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। देखो एटीपी से अगर एडीपी से अगर आप एक इनऑर्गेनिक को आप निकाल रहे हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आए, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को उसमें थोड़ा सा गलत वे में ले लिया। ठीक है, सो आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है, विच इज नोट, याद रखना ये बहुत कंफ्यूजन वर्ड होता है नोट वाला वर्ड, तो बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज, उससे मतलब पढ़ते नहीं, भूल जाते हैं भाई, है ना, पढ़ते नहीं है। तो क्या है, विच इज नोट अ करेक्ट, बताएंगे इसमें से कौन सा करेक्ट साइंटिफिक नेम नहीं है किसका, हनी बी का, बताएंगे। क्या एपिस इंडिका जो है वो करेक्ट नेम है, बिल्कुल सर ये इसका करेक्ट नेम है इंडिका का, ये इंडियन हनी बी को कहते हैं। एपिस डोरसाटा ये भी है कहीं ना कहीं, ये रॉक हनी बी होता है। देखो चलो मैं लिख देता हूँ, जो इंडियन हनी बी होता है ना, सिर्फ मैं इंडियन लिख तो आप समझ जाना, बिल्कुल से समझ जाएंगे। अगर जो इंडियन हनी बी होता है उसको साइंटिफिक नेम में हम कहते हैं एपिस इंडिका। उसी टाइप से ऐसा हनी बी जो कि पथरीला इलाका में होता है, जो पत्थर में पाया था, उसको हम कहते हैं एपिस डोरसाटा। उसी टाइप से जो होता है एपिस मेलिफेरा जो होता है मेरे भाई, ये आपका जनरली प्रेजेंट होता है यूरोपियन, जो यूरोपियन हनी बी होता है ना, तो उसको हम कहते हैं एपिस मेलिफेरा। तो आपका ये तीनों के तीनों जो सही है, लेकिन जो एपिस को ऐसा कुछ नहीं होता, सो आपका करेक्ट आंसर इसका चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वाटिक एनिमल आर रेयर फॉर ऑब्टेनिंग पेल्स, बताएंगे इसमें से कौन सा ऐसा एक्वाटिक एनिमल है जो कि रेयर करता है ऑब्टेनिंग पेल्स के लिए। इसका जो आपका करेक्ट आंसर है, याद रखना, ये आपका एनिमल किंगडम से इसका क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ऐसे कुछ कंसेप्ट है नहीं, सो आपको बस याद रख लेना, वो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नीडेड, बताएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया बता माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बताओ कौन सा है प्लांट के लिए। यहाँ अगर टेबल देखोगे, मैंने एक टेबल आप लेकर आया हूँ, ये टेबल आप देख लेना, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं तो ये सारे के जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये सारे के सारे मैक्रो है, मतलब कि ज्यादा अमाउंट में चाहिए, ये सब के सब मोर अमाउंट में चाहिए मेरे दोस्त। और जो माइक्रो होता है वो लेस अमाउंट में जो चीज चाहिए होता है, वो आपका आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन, निकल, सोडियम एंड कोबाल्ट, ये सारे के सारे होता है कम अमाउंट में चाहिए। और एक और यहाँ पे याद रखना, जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है, मतलब CO जिसको हम बोलते हैं, ये तीनों को तीनों प्लांट को कहाँ से मिल जाता है, एयर से मिल जाता है या वाटर से मिल जाता है। उसी टाइप से जो NPK होता है, ये जो एक ऐसा ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो कि कहाँ पे किस में यूज होता है, फर्टिलाइजेशन में यूज किया जाता है इसको। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज भी। फिलहाल इसका जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा, क्या पूछा भैया, कौन सा एग्जाम्पल है किसका, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कौन सा एग्जाम्पल है, क्या सल्फर है, वो हो सकता है ना सर,
सल्फर तो मैक्रो था सर। मैंगनीज क्या होगा? बिल्कुल सर मैंगनीज में नहीं होगा, ये भी तो आपका मैक्रो था, लेकिन मैंगनीज होगा, मैंगनीज, ध्यान रखना, मैंगनीज और मैंगनीज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में इसको याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आपको पूछा जा सकता है आपके एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें पूछा है पेप्टिक अल्सर इज काउज, बताएंगे जो पेप्टिक अल्सर होता है, ये सबसे पहले देखो जो पेप्टिक अल्सर होता है ये काउज कहाँ पे होता है, ये आपको मैं बता दूं। ये जो काउज होता है मेरे दोस्त, ये स्टोमक में होता है। कौन से बॉडी के कौन से रीजन में होता है, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए तो इसके बारे में 2 पॉइंट मैं आपको लिख देता हूँ। ये जो काउज होता है ये स्टोमक में काउज होता है, ठीक है, स्टोमक में। इसमें जनरली होता है क्या, जो एचसीएल होता है ना, उसका अमाउंट जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वही काउज करने लगता है क्या, पेप्टिक अल्सर। अल्सर है ना, अल्सर काउज करता है। सर ये सर हमारे स्टोमक में एचसीएल होता है, बिल्कुल मेरे भाई, हमारे स्टोमक में एचसीएल होते हैं। इसका पीएच कितना होता है आपको पता है? 1.35 से लेकर 1.5 तक इसका पीएच हो जाता है। मतलब इतना एसिडिक होता है कि अगर उसमें आप उंगली डाल दोगे तो आपका उंगली का जो होता है गोश्त खत्म हो जाएगा। फिर भी देखो हमारे पेट में कुछ नहीं होता है। सर कैसे पॉसिबल है ये? अरे भैया हमारे पेट में एक लाइनिंग होता है, हमारे पेट में ऊपर एक लाइनिंग होता है म्यूकस लेयर का, है ना, म्यूकस लेयर, एक लाइनिंग होता है, वही हमारे पेट का जो लेयर होता है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है एचसीएल से। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि ये जो होता है लाइनिंग थोड़ा सा थिक हो जाता है ना, थोड़ा सा थिन हो जाता है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से ये अल्सर काउज हो जाता है। तो ध्यान रखना, ये जो अल्सर काउज होता है ये कौन से बैक्टीरिया आपसे पूछा है, बताइए इसमें से कौन से बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर आप लगा देना हेलियोबैक्टीरिया, हेलियोबैक्टर पाइलोरी, है ना, हेलियोबैक्टर पाइलोरी। और उसी टाइप से देखो भैया ये ट्राइपोनोसोमा जो होता है, आई होप कि आपको ये पता होगा ट्राइपोनोसोमा किस चीज कौन सा डिजीज काउज करता है, स्लीपिंग सिकनेस, है ना, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस ये काउज करता है। और फिलहाल इसमें आपको सल्मोनेला, इसमें याद एक तो और याद रखना, सल्मोनेला टाइफोम्यूरम, ये जो होता है ये फूड पॉइजनिंग काउज करता है। कौन सा डिजीज काउज करता है? फूड पॉइजनिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इसका लेशमैनिया, इसमें देखो एक काला आजार, है ना, काला आजार, काला आजार, वैसे आएगा नहीं, इसको छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फेमस बुक सिस्टम नेचर, है ना, सिस्टमा नेचर, ये बताओ किसने, कौन सी साइंटिस्ट ने ये बुक लिखा था? बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट है, उसका नाम देखो यहाँ पे, ये है मेरे भाई केरलेस लिनस साहब है, जिनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनोमी। कभी आपसे पूछे मुझे बताओ फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसको कहा जाता है, आप क्या बोलोगे? सर केरलेस लिनस साहब को कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने देखो क्या क्या दिया था, इन्होंने बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर दिया था, ठीक। और इन्होंने हायरार्की क्लासिफिकेशन इन्होंने ही किया है। आपसे पूछा जाता है ना कि बताओ इसको अरेंज करके बताओ, तो सबसे पहले याद कर लेना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये हायरार्की किसने दिया था? केरलेस लिनस ने दिया था। और इस हायरार्की को आपको याद भी करना। इन्होंने 2 बुक लिखा था, एक सिस्टेमा नेचर जो कि एनिमल के लिए लिखा था, एनिमल क्लासिफिकेशन, उसी टाइप से स्पेसिस प्लांटेरम, है ना, प्लांटेरम इन्होंने लिखा था प्लांट के लिए। तो याद रखिए ये 2 बुक इनका है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर केयरलेस लिनस, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलो एक चीज मुझे बता दो, अभी जस्ट हमने आपको बताया था डार्विन शार्प के बारे में, इन्होंने कौन सा थ्योरी दिया था भाई? इवोल्यूशन थ्योरी, है ना, इवोल्यूशन थ्योरी, ओरिजिन ऑफ लाइफ बताया था ना, का नाम बताया था, बोलो मैंने भाई बताया था। तो इवोल्यूशन थ्योरी किसने दिया था? आपसे डायरेक्ट पूछे तो आप क्या बोलोगे? सर वो थे डार्विन, डार्विन शार्प थे। और जो लैंडमार्क थे अभी हमने बताया था, इसके जस्ट स्टार्टिंग में इनहेरिटेंस थ्योरी दिया था इन्होंने, जॉर्ज मेंडल साहब, इन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बताया था। ऑलरेडी मैंने बता रखा है सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70 इसमें पूछा है मेंबर ऑफ विच फाइलम फर्स्ट सिलेंट, देखो ध्यान रखना सिलेंट्रेट तो है, लेकिन कैसा होना चाहिए? फर्स्ट सिलेंट्रेट होना चाहिए, सेगमेंटेड बॉडी का, और बॉडी कैसा होना चाहिए? सेगमेंटेड बॉडी होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ऑलरेडी ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। जो वो जिसका करेक्ट आंसर है एनेलिडा होता है ना, ये देखो एनेलिडा होता है। अब यहाँ पे देखो सेगमेंटेड होता है क्या है? सेगमेंटेड देखो कुछ ऐसा होता है, सबसे पहले देखो कोई भी बॉडी होता है ना, उसमें 3 लेयर होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म होता है, ठीक है, ये तीनों लेयर होते हैं। लेकिन इसमें जो आपका ये इंडोडर्म वाला लेयर होता है, वो सॉरी इंडोडर्म नहीं, जो मेसोडर्म वाला लेयर होता है ना, वो कुछ इस टाइप से हो जाता है, थोड़ा सा देखो ये है ना कैविटी टाइप का बन जाता है। किस टाइप का बन जाता है मेरे दोस्त? कैविटी टाइप का बन जाता है। जब वो कैविटी टाइप का बन जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। और यही आपसे पूछा गया, बताएंगे कौन सा फर्स्ट ऐसा एनिमल का फाइलम है जिसके अंदर ये सीलोम प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे एक डायग्राम मिले हैं सीलोम का, देखो जो पोरीफेरा उसके अंदर होता ही नहीं है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, सबसे देखो इसके अंदर स्यूडो होता है, लेकिन जो एनेलिडा है मेरे भाई, एनेलिडा के अंदर सीलोमेट होता है। आपसे फर्स्ट अगर पूछे तो सीलोमेट पूछेगा। आपसे एग्जाम में यही पूछा जा सकता है
बताओ स्यूडोसिलोमेट किसके अंदर होता है, आप क्या बोलना, एस्कर हेलमिंथिस के अंदर स्यूडोसिलोमेट होता है। बाकी ये जो 3 है आपके, जो 3-4 बचे, ये इसके अंदर होता ही नहीं है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 से पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द सब किंगडम ऑफ फेनेरो गेम्स, बताएंगे फेनेरो गेम्स के अंदर कौन कौन सा आता है। तो इसको देखो याद कर लेना डायरेक्ट, एक होता है फेनेरो गेम्स, एक होता है क्रिप्टो गेम। और फेनेरो गेम से मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो भैया, फ्लावर हो, जिसके अंदर क्या हो मेरे भाई, सीड हो, ठीक है, फ्लावर एंड सीड वगैरह, उसको फेनेरो गेम्स कहते हैं। क्रिप्टो गेम से क्या होता है भाई, जिसके अंदर ना ही सीड हो ना ही, देखो इसके अंदर क्या क्या नहीं होगा भैया, इसके अंदर सीड नहीं होगा, इसके अंदर फ्रूट्स नहीं होगा, इसके अंदर फ्लावर नहीं होगा, ये तीनों चीज इसके अंदर नहीं होगा, उसको हम क्रिप्टो गेम्स कहते हैं। और क्रिप्टो गेम्स के अंदर आपका आता है थैलोफाइटा, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और फेनेरो गेम्स के अंदर आता है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इन दोनों के अंदर जो सीड होता है प्रेजेंट, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म में होता है उसका सीड जो होता है उसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं, लेकिन जो एंजियोस्पर्म होता है उसका सीड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है। ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा है इसमें, देखो क्वेश्चन में पूछा है कौन सा फेनेरो गेम के अंदर बिलोंग करता है, कौन कौन सा करता है भैया, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसमें दोनों में से देखो कौन सा ऑप्शन गिवन है, सर जिम्नोस्पर्म गिवन है। सो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर बाकी ये तीनों के तीनों क्या क्रिप्टो गेम्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें मेरे दोस्त आपसे पूछा गया है, विच डिस्टिंग्विश्ड प्लांट एंड एनिमल सेल टिक द रॉन्ग, बताएंगे इसमें से आपको रॉन्ग ऑप्शन को क्लिक कर मतलब कि बताना है, रॉन्ग आंसर बताना। बताओ क्या ग्लाइकोजेन होता है वो एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, यस, जो ग्लाइकोजेन है वो एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। आपसे कभी एग्जाम में यही पूछा जाता है, बताओ स्टोर फूड ऑफ एनिमल, ग्लाइकोजेन को क्या कहते हैं भैया, स्टोर फूड कहते हैं, स्टोर फूड होता है। मुझे बताओगे ये ग्लाइकोजेन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एनिमल के कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, ये जो हमेशा स्टोर होता है मेरे भाई, ये लीवर में स्टोर होता है। कहाँ पे, लीवर में स्टोर होता है। ये क्वेश्चन भी अपने आप में पूछा जाता है। स्टार्च इन प्लांट, बिल्कुल भाई, ये जो स्टार्च होता है ये स्टोर फूड है किसका, ये भी स्टोर फूड है किसका, प्लांट का। ये भी स्टोर फूड है किसका भैया, ये भी स्टोर फूड है प्लांट का, याद रख लीजिएगा ये भी आप, ये भी स्टोर फूड किसका, प्लांट का है। बिल्कुल ये बात भी सही है। आपसे रॉन्ग पूछा है ना, प्लास्टिड क्या भैया, प्लास्टिड एक प्लांट में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सर, प्लास्टिड जो होता है वो प्लांट में प्रेजेंट होता है, ये बात भी सही है। और प्लास्टिड का बताएंगे आप कितना पार्ट होता है, इसको फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको फर्दर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका क्लोरोफिल, एक होता है क्रोमोफिल, एक होता है आपको क्लोरोफिल, क्रोमोफिल एंड ल्यूकोसाइट, है ना, ल्यूकोसाइट। तो मुझे बताएंगे इसमें जो ल्यूकोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट वो जो मेरे दोस्त वो होता है आपका कलरलेस होता है, वो होता है कलरलेस। फिलहाल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इतना भी क्योंकि टाइम हो चुके हैं 32 मिनट ऑलरेडी, तो बाद में से बात करेंगे ना। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ये 3 टाइप के होते हैं प्लास्टिड के। और इसका जो मेन फंक्शन याद रखना, इसका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करवाना। प्लास्टिड क्या एनिमल के अंदर ना भैया, प्लास्टिड एनिमल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ये बात गलत है। सो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपसे रॉन्ग से पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है, सेल वॉल ऑफ कॉर्क इज इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर ड्यू टू डिपोजिशन। बताएंगे जो सेल वॉल होता है, वो कॉर्क का जो सेल वॉल होता है वो इम्परवियस होता है किसके लिए, गैसेस और वाटर के लिए। सिंपल से बताओ इसके अंदर किस चीज का डिपोजिशन होता है जो इसके अंदर ये कैरेक्टर लेकर आता है। तो भैया जो सेल वॉल होता है उसके अंदर सुबरेन का डिपोजिशन होता है, जो इसके अंदर ये कैरेक्टर लेकर आता है। अगर आप कभी पूछे इम्परवियस है ना, गैस एंड वाटर पूछे तब ये होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेल वॉल के अंदर क्या ऐसा डिपोजिशन होता है जो उसको क्या बनाता है मेरे भाई, हार्ड बनाता है, जो उसको क्या बनाता है, हार्ड बनाता है, तो आप क्या बोलोगे, सर उसके अंदर लिग्निन भी डिपोजिट होता है। और जो उसको स्ट्रक्चर देता है और परमेबल बनाता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है कि सेल वॉल का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, फिर उसको परमेबल बनाता है, वो आपका होता है सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज के अंदर। और बाकी जो काइटिन होता है, इसके बारे में 2 पॉइंट याद रख लीजिएगा, है ना। काइटिन जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन ये इसके बारे में 2 पॉइंट याद रखना ना, ये होता है फंगल सेल वॉल। काइटिन क्या होता है, फंगल सेल वॉल होता है, फंगल सेल वॉल होता है काइटिन, क्या होता है, फंगल सेल वॉल। और जो आपका आर्थ्रोपोडा आता है ना, आर्थ्रोपोडा, तो आर्थ्रोपोडा के जो स्किन होता है, जो एक्सोस्केलेटन जिसको हम बोलते हैं, ये प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन में। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं ये आपको लीक कर यहाँ पर दे रहा हूँ।
तो समझ में क्या आया कि अगर आपसे पूछा जाए कि सेल वॉल का जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है वो किसके डिपोजिशन होने की वजह से होता है, आप क्या बोलोगे सर? वो लिग्निन की वजह से होता है। पूछा जाए कि सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन से किसके डिपोजिशन की वजह से होता है, आप क्या बोलोगे सर? वो होता है सेल्यूलोज की वजह से। और उसके अंदर इम्पेरियस होता है गैसेस को लेकर, वाटर को लेकर, बताओ वो किसके डिपोजिशन की वजह से, तो आप क्या बोलोगे? सुबरीन की वजह से होता है। और बाकी जो काइटिन होता है ये किसका सेल वाला होता है? ये फंगल सेल वाला होता है। और जो काइटिन होता है वो आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन में भी डिपोजिशन होता है इसका, इसलिए उसको हार्ड बनाता है वहाँ पे। चलो फाइनली आप हमारा 20 क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना मेरे भाई, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और साथ के साथ एक और मैं आपको बता दूँ, पीडीएफ इसका आपको मिल जाएगा कहाँ पे? पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लिया। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखो, अच्छे से बस पढ़ाई करते रहें।